हेलो बच्चों एंड वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ इकोनॉमिक्स। यस बच्चों, एज वी हैव स्टार्टेड आवर जर्नी ऑफ कंजम्पशन फंक्शन, जो हमारे SY BCom का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, उसमें हमने फर्स्ट पार्ट में सीखा कि कंजम्पशन फंक्शन क्या है। हमने देखा कि कंजम्पशन फंक्शन जो थियरी है, इसको डेवलप किया मॉडर्न इकोनॉमिस्ट J.M. कीन्स ने इन हिज बुक थियरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी in the year 1936. He tried to explain functional relationship between aggregate income और aggregate consumption. क्योंकि हमारा जो कंजम्पशन फंक्शन है, इट इज़ प्योरली डिपेंड अपॉन इनकम। तो ये जर्नी हमने स्टार्ट की है, जिसमें हमने फर्स्ट पार्ट में सीखा कंजम्पशन फंक्शन जो है किस तरह से वर्कआउट होता है, किस तरह से वो अजम्पशन से रिलेटेड है। हमने बहुत अच्छी तरह से लीनियर और नॉन लीनियर कंजम्पशन फंक्शन देखा। Now in that part we said कि जो consumption function है, it is also affected by so many factors and determinants. तो आज हमारा टर्न है कि आज हम सीखेंगे what are the different factors or determinants which affect consumption function in a very easy way, as you know that simplicity is our main motto. नाउ आज हम देखेंगे कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं, ऐसे कौन से डिटर्मिनेंट्स हैं जो हमारे कंजम्पशन फंक्शन को अफेक्ट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। तो चलो बच्चों सीखते हैं, बहुत इजी है। नाउ जनरली हम देखते हैं कि कंजम्पशन फंक्शन जो एक फंक्शनल रिलेशनशिप है बिटवीन द एग्रीगेट इनकम और एग्रीगेट कंजम्पशन। तो ये जो हमारा कंजम्पशन है वो किससे अफेक्टेड होता है, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे कंजम्पशन फंक्शन को आइदर इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं। ओके तो ये जब हम देखते हैं कंजम्पशन फंक्शन के फैक्टर्स, तो जनरली इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू टाइप ऑफ फैक्टर्स। नंबर वन, सब्जेक्टिव फैक्टर्स। जब हम सब्जेक्टिव फैक्टर्स कहते हैं तो ये एंडोजीनियस यानी इंटरनल फैक्टर्स हैं। पहला सब्जेक्टिव फैक्टर्स। सब्जेक्टिव फैक्टर्स को बच्चों हम इजीली इंटरनल फैक्टर्स भी कह सकते हैं, ये इंटरनल फैक्टर्स हैं। और जो ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स हैं उसे हम एक्सोजीनियस या एक्सटर्नल फैक्टर्स भी कहते हैं। नाउ ये जो सब्जेक्टिव फैक्टर्स हैं यानी इंटरनल फैक्टर्स हैं, ये जो फैक्टर्स हैं इसमें आते हैं हमारे साइकोलॉजिकल फीचर्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, यानी हम ह्यूमन बीइंग्स किस तरह से सोचते हैं, किस तरह की सोशल प्रैक्टिसेस को हम फॉलो करते हैं। यानी इसमें आते हैं हमारे बहुत सारे मोटिव्स जो हमारे कंजम्पशन फंक्शन को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। यानी हमारा साइकोलॉजिकल बिहेवियर, किस तरह से हम सोचते हैं, किस तरह का हम रिएक्शन देते हैं, किस तरह से हम रिस्पॉन्ड करते हैं, किस तरह के मोटिव्स हमारे माइंड में चलते हैं, कौन सी सोशल प्रैक्टिसेस को हम जनरली फॉलो करते हैं, ये हमारे सब्जेक्टिव फैक्टर्स आते हैं। चलो डिस्कस करते हैं वन बाय वन, बहुत इजी हैं और जनरली आपने भी ऑब्जर्व किया होगा। जैसे फर्स्ट आता है मोटिव ऑफ प्रिकॉशन। अब जब हम बोलते हैं मोटिव ऑफ प्रिकॉशन, तो प्रिकॉशन यानी पीपल सेव मोर मनी टू फेस सम अनफोर्सीन कॉन्टेंजेंसीज, ये एक मोटिव होता है, ये एक लोगों की सोच होती है। उन्हें लगता है अगर लाइफ में कुछ अनफोर्सीन कॉन्टेंजेंसीज आ गई, प्रॉब्लम आ गई, तो वी रिक्वायर सम अमाउंट ऑफ मनी, हमें पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। इसके लिए वो क्या करते हैं, सेव ज़्यादा करते हैं और कंजम्पशन कम। तो दे विल ट्राई टू रिड्यूस देयर कंजम्पशन एंड ट्राई टू सेव मोर फॉर व्हाट पर्पस, टू फेस द इजीली सम अनफोर्सीन कॉन्टेंजेंसी, कि अगर फ्यूचर में सपोज हेल्थ अफेक्टेड हुई या फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम आया या बच्चों से रिलेटेड अगर हमको कुछ एक्सपेंडिचर इंकर करने हैं या कभी अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम आ जाता है, तो अगर ऐसे कुछ अनफोर्सीन प्रॉब्लम्स आते हैं तो वी कैन हैंडल इट, वी कैन टैकल इट। तो उसके लिए पहला आता है मोटिव ऑफ प्रिकॉशन। जो लोग मोटिव ऑफ प्रिकॉशंस को फॉलो करते हैं
these people will try to save more for unforeseen contingencies, यानी उनका consumption will be reduced. सेकंड आता है मोटिव ऑफ फोरसाइटनेस. जब हम कहते हैं मोटिव ऑफ फोरसाइटनेस यानी दे विल ट्राई टू सेव फॉर फ्यूचर. तो कुछ पर्सन्स ऐसे हैं हु ऑलवेज हैव अ डिज़ायर टू कीप सम सेविंग अमाउंट फॉर देयर फ्यूचर नीड्स. वो चाहते हैं उनका फ्यूचर सेफ हो, यानी फोरसाइट यानी दे आर हैविंग द विजन ऑफ फ्यूचर. जैसे अभी एज बढ़ेगी, अब एज बढ़ेगी तो बुढ़ापे में यू नो दैट बहुत सारे इश्यूज़ आते हैं, हेल्थ के इश्यूज़ आते हैं, और हेल्थ को थोड़ा सरवाइव करने के लिए थोड़ी हमें मेडिकल सपोर्ट लेनी पड़ती है, पैसे ज़्यादा चाहिए रहते हैं. उस समय हम उतना अच्छी तरह से जॉब नहीं कर पाते हैं, तो हमारे पास कुछ इनफ इनकम होनी चाहिए. तो इसके लिए कुछ बच्चे जो हैं यानी कुछ पीपल जो हैं दे विल ट्राई टू सेव मोर फॉर द फोरसाइट यानी फ्यूचर नीड्स. कि सपोज़ अगर फैमिली की कुछ डिमांड्स आ गई तो बच्चों की मैरिजेस करनी है, बच्चों को अलग से घर लेके देना है, बच्चों को अलग से बिज़नेस सेटअप करके देना है, या सपोज़ हम बूढ़े होंगे तो हमारी कुछ मेडिकल रिक्वायरमेंट होगी, हमें खाने पीने के लिए कुछ चाहिए. तो इस तरह की रिक्वायरमेंट, इसके लिए जब इस तरह की सोच रखने वाले लोग रहते हैं ना, तो व्हाट दे डू, बट नेचुरल दे विल हैव द डिज़ायर टू सेव मोर. अगर आपका सेविंग की तरफ ज़्यादा डिज़ायर है यानी यू विल ट्राई टू कंज्यूम लेस. तो ऐसे मोस्टली हम देखते हैं व्हेन द पीपल हैव अ डिज़ायर टू सेव मोर फॉर फ्यूचर नीड्स, कि ओल्ड एज होगी, फैमिली की रिक्वायरमेंट होगी, बच्चों की एजुकेशन होगी, बच्चों की मैरिजेस होगी, हमें अपने रेयर एंड केयर के लिए कुछ पैसे चाहिए, तो उसके लिए वी विल ट्राई टू सेव मोर एंड कंज्यूम लेस. थर्ड, मोटिव ऑफ कैलकुलेशन. अब कुछ लोग जो रहते हैं वो कैलकुलेटेड माइंड रहते हैं. अब जो इनके माइंड में कैलकुलेशन चलता है, ऐसे लोग भी दे ऑलवेज हैव मोर एंड मोर डिज़ायर टू एंजॉय मोर इनकम इन फ्यूचर. वो चाहते हैं कि फ्यूचर में उनकी इनकम ज़्यादा बढ़े. इसके लिए वो कैलकुलेट करते हैं कि वी विल ट्राई टू सेव मोर, हम सेव करें ताकि ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे तो फ्यूचर में हमें काफ़ी अच्छा लमसम अमाउंट, सब्सटेंशियल अमाउंट मिलेगा, प्रिंसिपल विथ इंटरेस्ट मिलेगा, हमारा ओवरऑल स्टैंडर्ड भी बढ़ेगा, वी विल एंजॉय मोर. तो ऐसे भी लोगों की सोच रहती है, कैलकुलेशन माइंड. दैट मीन्स दे वॉन्ट एप्रिसिएशन ऑफ देयर मनी इन देयर फ्यूचर. वो चाहते हैं कि फ्यूचर में उनके पैसे की वैल्यू बढ़े. इसके लिए फ़िलहाल अभी उनका मेन डिज़ायर होता है टू सेव मोर फंड्स एंड रिड्यूस देयर कंजम्पशन. वो अपने कंजम्पशन को कम करते हैं और अपने सेविंग को बढ़ा देते हैं. क्यों? ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा फंड सेव कर पाए, और सेव करेंगे तो विथ इंटरेस्ट के साथ उन्हें ज़्यादा मिलेगा, तो फ्यूचर उनका सेफ हो जाएगा. तो ऐसे भी बहुत रहते हैं पर्सन्स हु आर हैविंग देयर कैलकुलेशन इन देयर माइंड कि आगे चल के कभी भी किस तरह की भी पोजीशन आ सकती है, तो एटलीस्ट म्यूचुअल फंड्स में डाल देना, फिक्स डिपॉजिट्स में डाल देना. इस तरह की सेविंग्स को वो डाइवर्सिफाइड कर देते हैं कि फ्यूचर में उन्हें काफ़ी अच्छा रिटर्न मिले एंड दे विल सेटिस्फाई देयर फ्यूचर गोल्स. नेक्स्ट, मोटिव ऑफ इम्प्रूवमेंट. अब कुछ लोग ऐसे होते हैं दे ऑलवेज ट्राई टू इम्प्रूव देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. अब ऐसे केसेस में जो अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव करना चाहते हैं, अब ऐसे लोग ज़्यादा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पे ज़्यादा खर्चा करते हैं, यानी दे विल ट्राई टू कंज्यूम मोर. उनका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ज़्यादा होता है, who always have the motive of improvement. तो persons who always have a desire to improve their standard of living, generally in that case we observe कि उनका जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है ज़्यादा हो जाता है. अच्छे उनके डिज़ाइनर वेयर्स रहते हैं, उनके पास ऑर्नामेंट्स हैं, उनके पास काफ़ी लग्जरियस चीज़ें हैं, उनके पास अच्छे जो हम लोग कहेंगे कि फर्नीचर है, ईच एंड एवरी अमेनिटीज़ दे नीड इन देयर लाइफ. तो फॉर देयर बेटर इम्प्रूवमेंट नॉट ओनली एट द इंडिविजुअल लेवल, चाहे बिजनेसमैन हो वो भी चाहेगा कि आगे चल के इम्प्रूव करना है, तो किस तरह से मुझे बिज़नेस को एक्सपांड करना है, तो ही विल ट्राई टू ऑल्सो कंज्यूम मोर. वो ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करेगा और अपने बिजनेस को एक्सपांड करने की कोशिश करेगा.
तो दोनों तरफ से इंडिविजुअल देखें, बिजनेसमैन देखें, जब वो आगे बढ़ना चाहते हैं, इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो खर्चा करके दे विल ट्राई टू इम्प्रूव देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। नेक्स्ट है मोटिव ऑफ इंडिपेंडेंस। अब ये भी एक मोटिव होता है। बहुत लोग चाहते हैं कि हम फ्यूचर में इंडिपेंडेंट रहेंगे, यानी पावर, उनके पास इनफ मॉनेटरी पावर होना चाहिए कि वो जो चाहें दे विल डू इट इटसेल्फ, यानी वो अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट बनाना चाहते हैं। तो ऐसे बहुत लोग रहते हैं। दे ऑलवेज हैव डिज़ायर टू हैव द फीलिंग ऑफ इंडिपेंडेंस, कि हमें अपने बच्चों से मांगने की ज़रूरत नहीं पड़े, एटलीस्ट भले हम रिटायर हो जाएं, बट वी शुड हैव अवर पेंशन, वी शुड हैव अवर फाइनेंशियल पावर। इतना होना चाहिए कि अगर कुछ भी प्रॉब्लम आया हम अपने बैंक बैलेंस से एडजस्ट करेंगे। अब जब ऐसा मोटिव है, इंडिपेंडेंट होना है, हमें किसी से मांगना नहीं है, हमें किसी से बोरो नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे सेल्फ रिस्पेक्ट की बात आती है। बहुत लोग ऐसे रहते हैं, दे आर हैविंग द फीलिंग कि उनके पास लगता है उनको कि हम दूसरों से क्यों मांगे, इसके लिए बेटर है जब हम कमा रहे हैं तो वी विल ट्राई टू सेव मोर फॉर फ्यूचर इंडिपेंडेंस पावर के लिए एंड कंज्यूम लेस। और वो क्या करेंगे, कंजम्पशन कम करेंगे। तो जिनके पास ये मोटिव होता है, ये सोच होती है कि हम फ्यूचर में किसी से नहीं मांगेंगे, तो वी शुड हैव द इनफ बैंक बैलेंस। हमारे पास उतनी इनफ लिक्विडिटी होनी चाहिए कि अगर कोई भी चीज़ हुई तो वी विल ट्राई टू एडजस्ट एंड सेटिस्फाई आवर नीड्स। हम अपने नीड्स को सेटिस्फाई कर सकें। हमारे पास उतनी कैपेसिटी होनी चाहिए, उतना कैलिबर होना चाहिए, वो पावर होना चाहिए कि हम एटलीस्ट इंडिपेंडेंट अपने पैरों पे ज़िंदगी भर खड़े रहेंगे। हमने अपने बच्चों को भी चलाया तो हम अपने आप को भी चला सकें, ये सोच होती है। नेक्स्ट, मोटिव ऑफ इंटरप्राइज। अब जब हम देखते इंटरप्राइज, बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि वी शुड हैव द इनफ वेल्थ, हम इतनी वेल्थ को जमा करें सो दैट वी विल स्टार्ट आवर ओन बिजनेस, हम अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकें। अब जिनकी ये सोच होती है कि आगे चल के हमको बिजनेस स्टार्ट करना है, तो बट नेचुरल दे विल हैव अ डिज़ायर टू सेव मोर एंड कंज्यूम लेस, यानी हम आगे चल के अपना बिजनेस करेंगे। बहुत से लोग रहते हैं ऐसा, जिनको लगता है ठीक है अभी इनिशियली अभी हमारे पास पैसा नहीं है, हमने जॉब करना शुरू कर दिया, काम करना शुरू कर दिया, और उसी जो सैलरी में से हमने क्या किया, सेविंग करना स्टार्ट कर दिया, और कंजम्पशन को हमने धीरे धीरे कम करना शुरू कर दिया। थोड़ा थोड़ा हम लोग मैनेज करते हैं, यानी जो ज़रूरी है वी विल ट्राई टू सेटिस्फाई, लेकिन मेन हमारा फोकस रहता है फॉर सेविंग। क्यों? क्योंकि हमारे माइंड में है 8-10 साल काम किया, उसके बाद वी आर वेरी टैलेंटेड, वी हैव दैट मच पावर, हमारे पास फाइनेंशियल पावर भी आ जाएगा, एंड देन वी विल स्टार्ट आवर ओन बिजनेस, हम अपना बिजनेस स्टार्ट कर लेंगे। तो ऐसे लोग भी जो एंटरप्राइजेस होने का यानी एंटरप्रेन्योर होने का एक मोटिव रखते हैं कि हम खुद बिजनेसमैन बनेंगे, हम क्यों किसी के नीचे काम करें, तो ऐसे लोग सेव जो है वो ज़्यादा करते हैं और कंज्यूम कम। बहुत लोग होते हैं इंजीनियर्स हैं, इंजीनियरिंग करने के बाद उनको लगता है अभी हमारे पास वो गट्स हैं, मैं क्यों नहीं अपनी फैक्ट्री स्टार्ट करूं, दूसरों का जो है उल्टा हमें सपोर्ट मिलेगा, उनको हम एम्प्लॉयमेंट देंगे, आपस में ग्रुप मिलके हम काम करेंगे, तो वी विल हैव आवर ओन स्टार्टअप, हम अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे। तो ऐसे लोग भी बहुत सारे रहते हैं जिनको कोई भी आर्ट हो, स्किल हो, नॉलेज हो या पर्टिकुलर एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद बहुत सारे लोग रहते हैं जिन्होंने मैनेजमेंट से उन्होंने सपोज अपनी पूरी क्वालिफिकेशन की, या कॉमर्स के बच्चे रहते हैं उन्होंने भी बहुत, और दे आर आल्सो वेरी इनोवेटिव एंड कमर्शियल पीपल, उनको पूरा नॉलेज रहता है मार्केट का और बहुत सारी डिफरेंट नॉलेजेस को वो एक्सप्लोर करके अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं। क्योंकि यू नो दैट कमर्शियल फील्ड जो है इट्स अ वेरी वास्ट फील्ड, और इसमें जब हम इन्वॉल्व होते हैं, और स्पेशली बहुत लोग होते हैं जो अपना बिजनेस खुद स्टार्ट करना चाहते हैं, दे आर हैविंग देयर ओन बिजनेस माइंड, बस फिर क्या है, सेविंग ज़्यादा, कंजम्पशन कम, जो पैसा बचाएंगे फिर फ्यूचर में चल के हमने इस तरह से मार्केट में रिलेशन बना दिए कि वी विल स्टार्ट आवर ओन
बिजनेस इन अ वेरी नियर फ्यूचर। तो जिनको ऐसा मोटिव होता है कि वो अपना आगे चल के बिजनेस खोलेंगे, तो सेविंग ज़्यादा, कंजम्पशन कम। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट है मोटिव ऑफ प्राइड। जब हम कहते हैं प्राइड होना, गर्व होना, फ़ख्र होना, ये सब फीलिंग्स होते हैं। ये एक पॉजिटिव फीलिंग होती है ऑफ ऑप्टिमिज्म। बहुत लोग होते हैं कि हम गर्व से कहते हैं कि हाँ, हम अपने पैरों पे खड़े हैं, हमने अपने लाइफ में इतना स्ट्रगल किया, मेहनत किया, हमने अपने लिए इतना पैसा बचा के रखा कि हम अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं। हमको किसी से बोरो करने की ज़रूरत नहीं है, हमारी ज़रूरतें उतनी हैं जितना हमने फंड्स जमा करके रखा है। तो जब ऐसी सोच रखते हैं कि हमको पॉजिटिव फीलिंग ऑफ ऑप्टिमिज्म के साथ रहना है, या उनको रहता है कि एटलीस्ट हमारे पास उतना पैसा होना चाहिए कि अगर हमारे कोई लॉन्ग टर्म गोल्स हैं उसे हम अचीव करें। वह लॉन्ग टर्म गोल्स होता है, जैसे अगर इंडिविजुअल है तो वो चाहेगा फ्यूचर में चल के एक बहुत ही अच्छा फार्म हाउस होना चाहिए, हमारे पास एक अच्छा 2 BHK 3 BHK हमारे पास अपना फ्लैट होना चाहिए, या आगे चल के हमको 2 व्हीलर है तो 4 व्हीलर लेना है। तो ऐसे लॉन्ग टर्म जब गोल रहते हैं कि सो दैट हम भी अपने लाइफ को प्राउडली जी सकें, ये एक फीलिंग होती है ऑप्टिमिज्म की। और जो लोग ऐसे गोल्स भी रखते हैं ना बच्चों, दे आल्सो सेव मोर एंड कंज्यूम लेस, ताकि फ्यूचर में जो उनके एक्सपेक्टेड टारगेट्स हैं उनको वो अचीव कर सकें। यानी वो अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट के साथ, सेल्फ सफिशेंसी के साथ, जो उनके डिज़ायर्स हैं, जो उनके गोल्स हैं, वो अपने ही जो फाइनेंशियल पोजीशन है उससे वो सेटिस्फाई कर सकें। इसके लिए वो जितना भी अर्न करते हैं ना, दे विल ट्राई टू सेव, वो हम उसमें से सेव करने की कोशिश करते हैं। जितनी ज़रूरत है उतना ही कंजम्पशन करेंगे, यानी कंजम्पशन कम और सेविंग ज़्यादा। नेक्स्ट, मोटिव ऑफ लिक्विडिटी। अब ये भी एक सोच रहती है, मोटिव ऑफ लिक्विडिटी, यानी लिक्विड कैश हमारे पास होनी चाहिए। क्यों? कभी भी बिजनेस जो है अप एंड डाउन हो सकता है, या कभी कभी सर्विसेज में कुछ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, फ्यूचर अनसर्टनिटीज़ हो सकती है, अनएम्प्लॉयमेंट का इशू हो सकता है, कभी सिकनेस जो है उसका कभी प्रॉब्लम हो सकता है, जैसे मैंने कहा हेल्थ इश्यूज़ हैं, या कभी कभी ट्रेड साइकिल्स की वजह से हमारे जॉब जा सकते हैं, या हमने देखा था अभी पेंडेमिक कोविड की वजह से प्रॉब्लम हुआ, इकोनॉमी लॉकडाउन हुई, बहुत से वर्कर्स को निकाला गया, तो ये सब प्रॉब्लम्स आते हैं। अब जब ये प्रॉब्लम आए तो हम अभी फ्यूचर के लिए सर्टन तो नहीं है, हमें कुछ पता तो नहीं है। सो बहुत से लोग प्रिकॉशनरी, जैसे हमने देखा प्रिकॉशनरी, फ्यूचर अनफोर्सीन कॉन्टेंजेंसीज के लिए, अनसर्टनिटीज़ के लिए, ट्रेड साइकिल्स के लिए, या समझो मार्केट में कुछ क्राइसिस होता है, या कोई जैसे हमने कोविड जैसा पेंडेमिक देखा, तो कोई भी प्रॉब्लम आया, एटलीस्ट हमारे पास इतनी लिक्विडिटी होनी चाहिए कि हम अपने प्रेजेंट नीड्स को सेटिस्फाई कर सकें। तो वो फ्यूचर में प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए हमेशा ऐसे लोग क्या करते हैं, सेविंग की तरफ ज़्यादा फोकस्ड रहते हैं और कंजम्पशन कम। तो कंजम्पशन कम और सेविंग ज़्यादा, ये हमारे लाइफ के कुछ मोटिव्स होते हैं, हमारी सोच होती है, हमारी विचारधारा होती है, हमारी लाइफ इसी तरह से रिएक्ट करती है। एक ह्यूमन बिहेवियर, एक कॉमन हमारा पैटर्न बन जाता है कि हम इसी तरह से अपने लाइफ को पूरी तरह से सेफ रखते हैं, ताकि हमारे पास इनफ कैश बैलेंस हो, इनफ बैंक बैलेंस हो, इतने हमारे पास डिपॉजिट्स हो कि फ्यूचर में हमारा इशू हो, या बच्चों की कुछ ज़रूरतें हो, उनकी कुछ गोल्स हो, उनकी एजुकेशन से रिलेटेड हो, उनकी मैरिजेस उनको करवानी है, या सपोज़ उन्हें बिज़नेस सेटअप करके देना है, उनकी ज़रूरतें हैं, तो वो भी हमारी जिम्मेदारी बनती है। तो इसके लिए हम अपने पास लिक्विड कैश रखना चाहते हैं, और जो इस तरह की लिक्विडिटी को मेंटेन करना चाहते हैं, दे ऑलवेज प्रेफर टू सेव मोर एंड कंज्यूम लेस। नेक्स्ट, मोटिव ऑफ फाइनेंशियल पावर। ये भी एक मोटिव होता है। बहुत लोग चाहते हैं कि हमारे पास एक फाइनेंशियल पावर हो, तो एक फीलिंग ऑफ प्राउडनेस आती है, यही आता है फीलिंग, मोटिव ऑफ प्राइड। ये ऑल आर इंटर कनेक्टेड एस्पेक्ट ऑफ आवर पर्सनालिटी, क्योंकि हम चाहते हैं अगर हमारे पास फाइनेंशियल पावर अच्छा होगा तो बट नेचुरल द फीलिंग ऑफ ऑप्टिमिज्म आएगा ही आएगा, ये एक पॉजिटिव फीलिंग आएगी।
बट नेचुरल हम अपने फ्यूचर में अपने आप को अच्छी तरह से सर्वाइव कर पाएंगे, कोई भी ज़रूरत आई उसको हम सेटिस्फाई कर पाएंगे। तो एक फाइनेंशियल पावर होना चाहिए। और वो फाइनेंशियल पावर क्या रहता है, आपको एक साउंड फाइनेंशियल पोजीशन रहता है। तो सपोज़ आगे चल के कुछ भी ज़रूरत हुई, हमारे पास इतना है कि हम अपने नीड्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं, तो वो हमें एक पॉजिटिव सेटिस्फैक्शन चाहिए, वो हमें एक पॉजिटिव फीलिंग चाहिए। फॉर दैट सेक ऑलवेज वी विल ट्राई टू सेव मोर एंड कंज्यूम लेस। हम सेव ज़्यादा करते हैं और कंज्यूम कम करते हैं। तो इसके लिए ऑलवेज देयर इज़ अ मोटिव ऑफ फाइनेंशियल पावर। इसके लिए, उस मोटिव के लिए बहुत लोग जो हैं वो सेविंग जो है वो ज़्यादा करते हैं और कंजम्पशन कम। नेक्स्ट है मोटिव ऑफ अवेयरनेस। क्या कहते हैं? मोटिव ऑफ अवेयरनेस। अवेयरनेस मतलब माइजर। कुछ लोग रहते हैं नैरो माइंडेड, कंजर्वेटिव इन नेचर। तो जो नैरो माइंडेड और कंजर्वेटिव नेचर है, माइजर है, तो बट नेचुरल उनका नेचर ही ऐसा है, वो सेव ज़्यादा करेंगे, कंजम्पशन कम। तो वो उनका बाय नेचर बन जाता है, बाय मोटिव बन जाता है। और ऐसे लोगों का अपने आप एक लाइफ में एक ट्रेंड बन जाता है कि वो जितना हो बचत करेंगे, सेव करेंगे और खर्चा कम करेंगे, यानी कंजम्पशन कम। क्योंकि वो थोड़े नैरो माइंडेड हैं, कंजर्वेटिव हैं, तो वो चाहेंगे बस जितना ज़रूरी है भाई खर्चा करो, बाकी जहाँ ज़रूरी नहीं है खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सब मोटिव्स हैं। ये हमारे एक डे टू डे ह्यूमन लाइफ का एक हिस्सा है, मोटिव है, हमारे पर्पसेस हैं, हमारी सोच है। तो ये जो हमारे कंजम्पशन पे डायरेक्टली अफेक्ट करता है, लेकिन ये हमारे इंटरनल साइकोलॉजिकल व्यूज़ हैं जो हमारे कंजम्पशन पे इफ़ेक्ट करता है। जैसे हमने देखा मोटिव ऑफ प्रिकॉशन हो, मोटिव ऑफ फोरसाइटनेस हो, मोटिव ऑफ कैलकुलेशन हो, मोटिव ऑफ इम्प्रूवमेंट हो, मोटिव ऑफ इंडिपेंडेंस हो या एंटरप्राइजेस हो, मोटिव ऑफ प्राइड हो या लिक्विडिटी हो, या टू हैव अ साउंड फाइनेंशियल पोजीशन हो, या अगर कंजूस लोग हैं, या अवेयरनेस है। तो इस तरह से आपके ये साइकोलॉजिकल कंसेप्ट जो हैं, हमारी जो सोशल प्रैक्टिसेस हैं, ह्यूमन ट्रेंड है, बिहेवियर है, ये आपके ओवरऑल कंजम्पशन को रिड्यूस करता है और सेविंग को बढ़ाता है। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट आता है ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स। वो भी आपके कंजम्पशन फंक्शन को अफेक्ट करता है। जब हम ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स की बात करते हैं तो ये एक्सोजीनियस या एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। ये एक्सटर्नल फैक्टर्स जो हैं वो आउटसाइड इकोनॉमी से आपके कंजम्पशन पे अफेक्ट करते हैं। कभी कंजम्पशन बढ़ा देते हैं, कभी कंजम्पशन रिड्यूस करते हैं। तो लेट्स सी वन बाय वन। ये तो बहुत इजी है और आपने बहुत बार इसको डिमांड में, सप्लाई में आपने पढ़ा भी है। तो चलो देखते हैं वन बाय वन। जैसे फर्स्ट वन है चेंज इन द वेज लेवल। अब जब हम वेज लेवल की बात करते हैं तो इसमें हम देखते हैं कि जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, ये जो है इट इज़ द प्योर फंक्शन ऑफ आवर रियल इनकम दैन मनी इनकम। जब हम कंजम्पशन की बात करते हैं तो ये हमारी एक रियल इनकम है दैन मनी इनकम। और समझो अगर हमारे उस इनकम में, हमारे वेजेस में कोई बदलाव आया तो हमारे कंजम्पशन पे भी इफ़ेक्ट आता है। अब देखो बच्चों, हम जितनी वेजेस अर्न करते हैं उसी वेजेस में से हम अपनी डे टू डे कंजम्पशन को सेटिस्फाई करते हैं। लेकिन जब प्राइस लेवल बढ़ती है तो मैंने क्या कहा, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज़ द फंक्शन ऑफ रियल इनकम। क्या कहा मैंने? रियल इनकम। जब हम रियल इनकम देखते हैं ना, दैट इज़ द परचेजिंग पावर ऑफ आवर वेजेस। हम अपने वेजेस में से कितना परचेजिंग पावर रखते हैं। यानी अगर आपका प्राइस लेवल बढ़ेगा, देयर इज़ अ राइज इन द जनरल प्राइस लेवल, यानी महंगाई है, तो हमारे रियल वेजेस, रियल इनकम घटेगी, कम होगी, यानी हमारा जो कंजम्पशन है ओवरऑल कम हो जाएगा। तो हम जब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स में, तो हम कंजम्पशन इनकम में हम एक्चुअली रियल इनकम की बात करते हैं कि हाउ मच वी आर हैविंग द परचेजिंग पावर। हमारे पास कितना परचेजिंग पावर है। हम ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज को सेटिस्फाई कर रहे हैं
तो कंजम्पशन फंक्शन बहुत अच्छा पॉजिटिवली आपको दिख रहा है, ज़्यादा हो रहा है। लेकिन जब महंगाई बढ़ती है तो महंगाई की वजह से हमारा परचेजिंग पावर कम होता है। इसके लिए सिंपली हमें लिखना है कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो है इट इज़ अ फंक्शन ऑफ रियल इनकम देन मनी इनकम। और अगर हमारे उस मनी इनकम में कोई भी या हमारे वेज लेवल में कोई भी चेंज आया तो बट नेचुरल आपके कंजम्पशन पे इफेक्ट आएगा ही आएगा, तो डायरेक्टली वो आपके कंजम्पशन को अप एंड डाउन करेगा। लेकिन हाँ, ये तो पता है अगर वेजेस बढ़ती हैं तो कंजम्पशन भी बढ़ती है, वेजेस कम होती हैं तो कंजम्पशन भी कम होती है। तो ये डायरेक्टली आपके कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट है विंडफॉल, यानी अचानक, सडन गेन और लॉसेस। यानी अचानक से आपको कहाँ से प्रॉफिट हो गया, आपने लॉटरी विन कर ली, आपने किसी प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया, यानी जैसे हम केबीसी में गए और वहाँ से हम लोग 25 लाख जीत के आ गए, तो बट नेचुरल इट इज़ अ विंडफॉल गेन, आपने गेन किया। जब आपने गेन किया तो खर्चा करेंगे, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। बट सपोज लॉसेस हो गया, समझो हमारा जॉब चला गया, लॉस हो गया, हमारे पास हाँ इतनी इनफ इनकम ही नहीं है, तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कम हो जाता है। यानी आपके गेन आपके कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को बढ़ा देते हैं और लॉसेस आपके कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को कम कर देते हैं। देन इनकम ऑफ अ कंज्यूमर, आपके इनकम जो है वो भी आपके कंजम्पशन फंक्शन को डायरेक्टली अफेक्ट करती है। और वो इनकम जो है, जब हम बात करते हैं तो कौन सी इनकम, डिस्पोजेबल इनकम बच्चों। अब डिस्पोजेबल इनकम जैसे मैंने आपको बताया, डिस्पोजेबल इनकम, नेट डिस्पोजेबल इनकम, यानी आपकी जो टोटल इनकम है उसमें से हम माइनस करते हैं डायरेक्ट टैक्स। टैक्सेस माइनस करने के बाद आपको जो बाकी बचता है, यानी जो मिलता है नेट इनकम, उसे हम कहते हैं नेट डिस्पोजेबल इनकम। यानी बचा हुआ इनकम जो अभी हम खर्चा कर सकते हैं क्योंकि हमने डायरेक्ट टैक्स भर दिया। ओके, जैसे से फॉर एग्जांपल अगर आपको 50,000 आपको इनकम मिलती है, दैट इज़ अ ग्रॉस इनकम। अब उस ग्रॉस इनकम में से आपने 5,000 सपोज टैक्स पे किया, सपोज उसमें से आपने 5,000 डायरेक्ट टैक्स पे कर दिया, यानी आपके पास बाकी बचा हुआ नेट डिस्पोजेबल इनकम कितना है, 45,000। तो वो 45,000 में से बट नेचुरल आपका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर रहेगा। नाउ अगर टैक्सेस कम हो गए, रिड्यूस हो गए, जैसे अभी 50,000 हमें जो था वो ग्रॉस इनकम था, नाउ आपका डायरेक्ट टैक्स कटा सिर्फ 2,000, तो अभी आपके पास नेट डिस्पोजेबल इनकम कितनी हो गई बच्चों, 48,000। तो देखो 3,000 ज़्यादा हो गया। अब पैसा आपके पास, नेट डिस्पोजेबल इनकम ज़्यादा, तो हम खर्चा भी करेंगे ज़्यादा, क्योंकि आपका कंजम्पशन और इनकम का डायरेक्ट रिलेशन है। यानी जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी, नेट डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी, तो आपका कंजम्पशन भी बढ़ेगा। ओके, क्लियर बच्चों। नेक्स्ट है फिस्कल पॉलिसी। जब हम फिस्कल पॉलिसी की बात करते हैं तो फिस्कल पॉलिसी के दो एस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। फिस्कल पॉलिसी यानी हमारे बजट का एक साइड होता है टैक्सेशन और दूसरा साइड रहता है पब्लिक एक्सपेंडिचर, क्योंकि वॉट एवर गवर्नमेंट रेज थ्रू द टैक्सेशन दैट विल बी री इंजेक्ट टू द इकोनॉमी थ्रू पब्लिक एक्सपेंडिचर। अब जब हम टैक्सेशन की बात करते हैं तो अगर गवर्नमेंट ने हायर टैक्सेशन कर दिया, अगर हायर टैक्सेशन है, टैक्सेस हमने ज़्यादा भरी, तो हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कम, और वाइस वर्सा बिल्कुल उसका उल्टा, यानी अगर हमारा टैक्सेशन कम तो खर्चा ज़्यादा, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा पैसा बचा है, टैक्सेस हमने कम भरा। और उसी तरह से सिमिलरली जब हम पब्लिक एक्सपेंडिचर की बात करते हैं, व्हेन गवर्नमेंट इंकर हैवी एक्सपेंडिचर, जब ज़्यादा एक्सपेंडिचर करती है इन द फॉर्म ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, तो बट नेचुरल वो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर हमारे इकोनॉमी में ही री इंजेक्ट होता है, हमारी इनकम लेवल बढ़ा देता है, विच विल इंक्रीज अवर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जो हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बढ़ा देता है। तो ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है। ओके बच्चों, यानी टैक्सेशन और पब्लिक एक्सपेंडिचर, two important aspect of fiscal policy. It also determine and affect on our consumption function. जैसे मैंने कहा, higher level of taxation, it will reduce our consumption expenditure and vice versa.
और अगर पब्लिक एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट ज़्यादा कर रही है तो इट आल्सो इंक्रीज अवर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड अगेन वाइस वर्सा। क्लियर? नेक्स्ट है फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। एक हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हमारे फ्यूचर एक्सपेक्टेशन से भी अफेक्टेड होता है। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन यानी नॉर्मली एज अ ह्यूमन बीइंग वी आल्सो हैव सम प्रेडिक्शन अबाउट द चेंजेस इन प्राइस लेवल इन नियर फ्यूचर। सपोज अगर हमें लगता है कि नियर फ्यूचर में देयर विल बी राइज इन द प्राइस बढ़ेगा। समझो आगे चल के हमको मालूम है कि गोल्ड की प्राइस बढ़ेगी, मुझे मालूम है कि गोल्ड की प्राइस बढ़ेगी और हमारे बच्चों की शादी है घर में, तो उनके लिए हमें ऑर्नामेंट्स की ज़रूरत है। तो व्हाट आई विल डू कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ेगा, फ्यूचर में प्राइस बढ़ेगा, इसके लिए मैंने क्या किया, अपने आप को इस समय प्रेजेंट मैंने गोल्ड परचेस करने के लिए रेडी कर दिया। तो मेरा अभी का जो हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या हो गया, बढ़ गया, क्योंकि मालूम है मुझे फ्यूचर में प्राइस बढ़ेगा। या नॉर्मली भी जब हम लोग रेगुलर बाय करते रहते हैं, हमें मालूम है फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, मुझे लगेगा कि हाँ कल ये चीज़ और महंगी मिलेगी, तो कल ये महंगी मिलेगी, इसके लिए मैंने आज एट प्रेजेंट ज़्यादा परचेज कर दिया। सिमिलरली उसका अपोजिट देखते हैं, अगर मैंने एक्सपेक्ट किया कि इन फ्यूचर प्राइस फॉल होगी, फ्यूचर में फॉल होगी, तो व्हाट आई विल डू, एट प्रेजेंट आई विल कंज्यूम लेस एंड आई विल ट्राई टू परचेज इन नियर फ्यूचर, मैं बाद में परचेज करूँगी। तो हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर फ्यूचर एक्सपेक्टेशन से भी अफेक्टेड होता है बच्चों। ओके, नेक्स्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आपकी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पे असर करता है। कैसे? बहुत आसान है। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी हमको इंटरेस्ट मिलता है किस पे, हमारी इन्वेस्टमेंट पे। अब इन्वेस्टमेंट पे अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा हो गया तो हम क्या करेंगे, अपना ज़्यादा इनकम का प्रोपोर्शन सेविंग की तरफ डाइवर्ट कर देंगे और कंजम्पशन के लिए कम रखेंगे। मैंने इन्वेस्ट ज़्यादा कर दिया क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है, तो बट नेचुरल मैं अपने पास कैश कम रखूँगी यानी कंजम्पशन कम। और अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो गया तो आपको सेव करने की ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं है। क्यों अननेसेसरी हम इन्वेस्ट करें जब रिटर्न कुछ मिल ही नहीं रहा है। तो व्हेन रेट ऑफ इंटरेस्ट इज लेस तो आई विल कीप मोर लिक्विडिटी विथ मी, मैं ज़्यादा लिक्विडिटी अपने पास रखूँगी और उसकी वजह से बट नेचुरल मेरा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ज़्यादा। तो इस तरह से आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आपके कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट है कंज्यूमर क्रेडिट। अब ये भी नॉर्मली आप जानते हो, अगर कंज्यूमर को ईजिली क्रेडिट फैसिलिटी, कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं, कोई भी चीज़ चाहिए, अगर हमें 2 व्हीलर चाहिए, 4 व्हीलर चाहिए, लैपटॉप चाहिए, म्यूज़िक सिस्टम चाहिए, हाँ हमें घर लेना है, तो हर चीज़ के लिए व्हेन कंज्यूमर को क्रेडिट फैसिलिटीज़ है तो कंजम्पशन फंक्शन बढ़ जाता है, कंजम्पशन लेवल बढ़ जाता है। तो ऑलवेज कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटीज़ जब ज़्यादा मिलती हैं तो ओवरऑल हमारा कंजम्पशन ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि कंज्यूमर इस तरह की फैसिलिटीज़ को मैक्सिमम इंजॉय करता है, तो कंजम्पशन ज़्यादा एंड वाइस वर्सा। जैसे हम देखते हैं बैकवर्ड एरियाज़, रूरल एरियाज़ में जहाँ ये कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटीज़ ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, तो वहाँ पे इस तरह का कंजम्पशन फंक्शन ज़्यादा दिखाई नहीं देता है। नेक्स्ट है साइज़ ऑफ पॉपुलेशन। अब ये तो और इजी पॉइंट है, अगर आपकी पॉपुलेशन की साइज़ ज़्यादा तो कंजम्पशन भी ज़्यादा, अगर पॉपुलेशन कम लिमिटेड है तो कंजम्पशन भी कम होगा। तो पॉपुलेशन और कंजम्पशन फंक्शन अगेन दे आर डायरेक्टली रिलेटेड। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट है स्टॉक ऑफ वेल्थ। नाउ अगेन व्हेन अ कंज्यूमर हैव इनफ स्टॉक ऑफ वेल्थ, उनके पास अच्छी वेल्थ है, अच्छा उनके पास स्टॉक ऑफ वेल्थ इज़ अवेलेबल, तो बट नेचुरल द कंजम्पशन फंक्शन विल बी मोर, क्योंकि उनके पास फादर्स, फोर फादर्स का, एंसेस्टर्स का काफ़ी अक्यूमुलेटेड स्टॉक पड़ा है, काफ़ी अच्छा बैंक बैलेंस है, तो दे विल ट्राई टू इन कैशेस एंड दे विल ट्राई टू एंजॉय ऑल द लग्जरीज ऑफ लाइफ। तो ऐसे केसेस में जिनके पास स्टॉक ऑफ वेल्थ ज़्यादा है
कंजम्पशन भी ज़्यादा होगा। और जो लोग हैं ही गरीब, द पुअर विल रिमेन पुअर ओनली, उनके पास उतनी ज़्यादा वेल्थ है नहीं, तो बट नेचुरल उनका कंजम्पशन फंक्शन भी कम रहेगा। लेकिन अगर अमीर है, ऑलरेडी उनके पास अच्छी प्रॉपर्टीज़ हैं, वहाँ से उनको अच्छा इंटरेस्ट मिल रहा है, अच्छा उनको रेंट मिल रहा है, उनके पास अच्छा सा उनके पास लिक्विड या फाइनेंशियल पावर काफ़ी साउंड है, तो बस दे विल एंजॉय मोर एंड मोर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। देन सोशल सिक्योरिटी मेजर्स। नाउ ये भी आपके कंजम्पशन फंक्शन को अफेक्ट करता है। जब एक पर्सन को मालूम है कि काफ़ी अच्छे सोशल सिक्योरिटी मेजर्स आर अवेलेबल, कि सपोज व्हेन आई विल रिटायर मुझे अच्छा प्रोविडेंट फंड मिलेगा, पेंशन भी मिलेगा, तो एट प्रेजेंट मेरा कंजम्पशन फंक्शन विल बी ज़्यादा अफेक्ट होता है। लेकिन जिनको मालूम है कि हमको बुढ़ापे में कोई पेंशन नहीं मिलेगा, बहुत से प्राइवेट सेक्टर में स्टिल पेंशन का स्कीम इज़ नॉट एग्जीक्यूटेड, अब ऐसा है, तो उस लेवल पे एक पर्सन क्या सोचेगा, भाई मुझे कुछ तो ओल्ड एज के लिए चाहिए, कुछ तो मेरी सेविंग चाहिए, कभी मेरी हेल्थ अफेक्टेड हो गई, कभी और मेरी ज़रूरत आ गई, तो मेरे पास कुछ तो इन पावर होना चाहिए मेरे पास लिक्विड कैश का, तो फॉर दैट से कंजम्पशन कम और सेविंग ज़्यादा। लेकिन जिनके पास सोशल सिक्योरिटी मेजर्स काफ़ी अच्छे अवेलेबल हैं, तो उनका कंजम्पशन ज़्यादा हो जाता है। तो इट डिपेंड्स कि जिसके पास ज़्यादा सोशल सिक्योरिटी मेजर्स हैं, उनका कंजम्पशन जो एक्सपेंडिचर है वो ज़्यादा हो जाता है। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट है प्राइस। अब प्राइस और कंजम्पशन का तो भाई आपस में बहुत गहरा रिलेशन है। जैसे अगर प्राइस कम तो हम डिमांड से पढ़ते आए हैं, 12th से पढ़ते आए हैं, प्राइस कम तो ओवरऑल कंजम्पशन ज़्यादा। जब चीज़ें हमें सस्ती मिलती हैं, डिस्काउंट में मिलती हैं, ऑफ़र में मिलती हैं, तो बट नेचुरल डिमांड एक कंज्यूमर के माइंड में क्रिएट हो जाती है। कहीं पे भी देखा, अगर हमें अच्छा ऑफ़र मिल रहा है, काफ़ी अच्छा स्कीम हमें मिल रहा है, चीज़ें जो है वो काफ़ी अच्छी हैं, लेटेस्ट हैं, लेकिन ऑफ़र में मिल रही हैं, तो प्राइस कम है तो कस्टमर तो लेने के लिए रेडी हो जाता है। तो ये एक बहुत सा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, सोल मेजर फैक्टर है, जो हमारे डिमांड को क्रिएट करता है। डिमांड क्रिएट हुई यानी हमारा कंजम्पशन बढ़ जाएगा। तो कंजम्पशन फंक्शन को प्राइस भी ग्रेटली अफेक्ट करता है, क्योंकि हमने पढ़ा था प्राइस और डिमांड के बीच में कौन सा रिलेशन है बच्चों? इन्वर्स रिलेशन। प्राइस कम, डिमांड ज़्यादा, प्राइस ज़्यादा, डिमांड कम। तो ये रिलेशन की वजह से हमेशा एक कस्टमर प्राइस से ग्रेटली अफेक्टेड होता है। तो प्राइस हमारे कंजम्पशन फंक्शन को डायरेक्टली अफेक्ट करती है। नाउ द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज कंज्यूमर्स का टेस्ट, प्रेफरेंस एंड फैशन। अब ये भी हमारे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। यानी जो लेटेस्ट फैशन होता है, हम चाहते हैं वो चीज़ें हम कंज्यूम करें, क्योंकि हम भी अपने आप को अपडेट रखते हैं, और हर एक कंज्यूमर को लेटेस्ट फैशन की चीज़ें अच्छी लगती हैं, तो वो उनकी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को बढ़ा देता है। यह आपका टेस्ट, आपका प्रेफरेंस, आपकी चॉइस, आपका हैबिट, ये भी आपके रेगुलर कंजम्पशन पैटर्न को अफेक्ट करता है। तो ये सब है ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स, यानी एक्सटर्नल फैक्टर जो आपके रेगुलर पैटर्न को अफेक्ट करता है, यानी आपके कंजम्पशन को बढ़ा भी सकता है, आपके कंजम्पशन पैटर्न को कम भी कर सकता है। तो ये हैं बहुत सारे फैक्टर्स जो आपके कंजम्पशन फंक्शन को अफेक्ट करते हैं। लेकिन बच्चों इतने सारे, जैसे हमने डिस्कस किए कि 10 पॉइंट्स मैंने सब्जेक्टिव के दिए, 12 पॉइंट्स मैंने ऑब्जेक्टिव के दिए, और इन द सेम वे आई हैव प्रोवाइड इन माय नोट्स। लेकिन सपोज़ ये क्वेश्चन जब आपको SYBCom में थ्रू यूनिवर्सिटी आपको दिया जाता है, तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि यू राइट ऑल द पॉइंट्स। आपको सब पॉइंट्स लिखने की ज़रूरत नहीं है। 7-8 पॉइंट्स सब्जेक्टिव की ले लो, 7-8 पॉइंट्स ऑब्जेक्टिव की ले लो, इनफ फॉर यू, बस इनफ हो गया। लेकिन आई हैड डिस्कस सो मेनी पॉइंट्स विथ यू, क्योंकि हर एक का एक सब्जेक्टिव कंसेप्ट है। आपको जो समझ में आए, आप इजीली आपको लर्न हो, बस आपको मैंने नोट्स बना के दिया है, यू जस्ट गो थ्रू इट एंड आई एम श्योर अबाउट इट कि आप इजीली अपने यूनिवर्सिटी के पेपर्स में उसको लिख पाओगे। Okay बच्चों, so if you like this video, you can share with your maximum friends
And if you want my handwritten notes, the link is given in the description box. Thank you.